आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे स्वर्ण युग की जो बिखर गया और फिर उसकी राख से एक बिल्कुल नई पहचान ने जन्म लिया। ये कहानी है एक ऐसे तूफान की जिसने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसी जमीन को गढ़ा जो आज भी अपनी हिम्मत और जज्बे के लिए जानी जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ था गुप्त साम्राज्य का सुनहरा दौर, वो दौर जहां आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वान थे, जहां ज्ञान, विज्ञान और कला अपनी ऊंचाइयों पर थे। और दूसरी तरफ मध्य एशिया से उठता एक भयानक तूफान, हूणों का तूफान, जिन्होंने इस स्थिरता को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली थी। तो ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, ये दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी समय से जब हूणों का ये तूफान गुप्त साम्राज्य के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था। ये उस साम्राज्य के पतन की आहट थी जिसने सदियों तक भारत को स्थिरता और समृद्धि का तोहफा दिया था। पर सवाल ये है कि आखिर ये हूण थे कौन? कल्पना कीजिए, मध्य एशिया के वो घुमंतु योद्धा जिनकी पूरी जिंदगी ही घोड़ों की पीठ पर गुजरती थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी रफ्तार, घोड़े की पीठ से भी अचूक निशाना लगाने वाली तीरंदाजी और उनकी लड़ने की निर्मम शैली। वो आते, तबाही मचाते और गायब हो जाते। उनका बस एक ही लक्ष्य था, जीत और विनाश। लेकिन गुप्त साम्राज्य ने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेके। 455 एडी में सम्राट स्कंदगुप्त खुद सेना की कमान संभालते हैं और हूणों को एक बार नहीं बल्कि कई बार बुरी तरह हराते हैं। पर इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। सालों तक चले इन युद्धों ने साम्राज्य के खजाने को बिल्कुल खोखला कर दिया। और फिर 467 एडी में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई। उनके जाने के साथ ही भारत का सबसे बड़ा रक्षक भी चला गया। और अब कहानी एक बहुत ही अंधकारमय मोड़ लेती है। वो दौर जब हूणों ने आखिरकार गुप्त साम्राज्य की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया और राजस्थान की धरती पर अपना पूरा कहर बरपाया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य लगातार कमजोर होता जा रहा था और इसी का फायदा उठाया हूण प्रमुख तोरमाण ने। लगभग 500 ईस्वी में उसने वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन सा लगता था। उसने भारत की सीमाओं को लांघ दिया और राजस्थान पर एक क्रूर कब्जे की शुरुआत की। अगर तोरमाण क्रूर था तो उसका बेटा मिहिरकुल, वो तो साक्षात आतंक का दूसरा नाम था। उस दौर के मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी आंखों से उसका राज देखा और लिखा कि वो शैतान जैसा था, जिसने अनगिनत बौद्ध मठों को तबाह किया और हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और ये सिर्फ किसी एक यात्री की बात नहीं थी। कश्मीर के महान इतिहासकार कल्हण अपनी राजतरंगिणी में लिखते हैं कि मिहिरकुल का तो नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। उसने राजस्थान में ऐसा खौफ फैलाया था कि लोगों की रातों की नींद तक हराम हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, आतंक का हर दौर एक दिन खत्म होता है, और वो दिन आया साल 528 ईस्वी में। मालवा के यशोधर्मन के नेतृत्व में भारतीय राजाओं ने एक गठबंधन बनाया और आखिरकार मिहिरकुल को हरा दिया। ये उस लंबे, काले और अंधेरे दौर का एक निर्णायक अंत था। मिहिरकुल तो हार गया, लेकिन हूणों के आक्रमण ने जो जख्म दिए थे वो बहुत गहरे थे। चलिए अब उस तबाही का हिसाब लगाते हैं, समझते हैं कि उस दौर में क्या कुछ खो गया था। इस हमले की कीमत बहुत बड़ी थी। राजस्थान का नालंदा जैसे ज्ञान के महान केंद्रों से संपर्क टूट गया। रेशम मार्ग से होने वाला व्यापार ठप हो गया। सोचिए, अनगिनत पुस्तकालयों को जला दिया गया। उनमें रखी सदियों की मेहनत, अमूल्य पांडुलिपियां सब राख हो गईं। कई बड़े बड़े शहर खंडर बन गए और कला की एक पूरी परंपरा हमेशा के लिए थमसी गई। लेकिन इसी अंधेरे और विनाश के बीच उम्मीद की कुछ किरणें भी थीं। कुछ विद्वानों ने अपनी जान पर खेलकर पांडुलिपियों की नकल की और उन्हें सुरक्षित जगहों पर छिपा दिया। पुजारियों ने मंदिरों की पवित्र मूर्तियों को जमीन में दफना दिया ताकि वे बची रहें, और छोटे छोटे स्थानीय सरदारों ने अपने इलाकों में ज्ञान और संस्कृति की उस लौ को किसी तरह जलाए रखा। ये वो गुमनाम हीरो थे जिन्होंने राजस्थान की आत्मा को बचा लिया। कहते हैं, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अब देखते हैं कि इसी बर्बादी और राख के ढेर से एक नया राजनीतिक नज़ारा और एक बिल्कुल नई पहचान कैसे पैदा हुई। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए इसे समझते हैं। पहला कदम, जिन स्थानीय सरदारों ने हूणों के खिलाफ जमीनी लड़ाई लड़ी वो अपने लोगों के हीरो बन गए। दूसरा कदम, जब हूण और गुप्त दोनों की ताकत खत्म हो गई तो एक पार वैक्यूम, एक खालीपन पैदा हुआ।
तीसरा कदम, इन्हीं स्थानीय हीरो ने उस खालीपन को भरा और अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, हूणों पर मिली इस जीत के साझा अनुभव ने इन सभी को एक नई योद्धा पहचान दी, एक पहचान जिसे इतिहास ने राजपूत के नाम से जाना। और आज हम जिन महान राजवंशों का नाम सुनते हैं, मेवाड़ के गुहिल, अजमेर के चाहमान, पश्चिमी राजस्थान के गुर्जर, इन सभी की जड़ें इसी संघर्ष और प्रतिरोध के दौर से जुड़ी हैं। ये सब उसी राख से पैदा हुए थे जिसने एक वक्त में पूरे उत्तर भारत को ढक लिया था। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस आक्रमण ने राजस्थान पर ऐसे कौन से स्थायी और कभी-कभी विवादास्पद निशान छोड़े जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। और यहीं पर इतिहास का एक बहुत दिलचस्प और सच कहूं तो विवादास्पद सवाल उठता है जिस पर विद्वान आज भी बहस करते हैं। क्या कुछ राजपूत कुलों का खून सीधे हूणों से जुड़ा है? देखिए, इस पर मोटे तौर पर 3 विचार हैं। V.S. स्मिथ जैसे इतिहासकार मानते हैं कि हाँ, कुछ हूण सरदार यहीं भारत में बस गए, स्थानीय परिवारों में शादियां की और हिंदू धर्म अपनाकर राजपूत समाज का ही हिस्सा बन गए। वहीं दशरथ शर्मा जैसे विद्वान इसका कड़ा विरोध करते हैं। उनका कहना है कि राजपूत शुद्ध क्षत्रिय हैं, उनका कोई विदेशी संबंध नहीं है। और फिर है आज के दौर के ज्यादातर इतिहासकार जो एक बीच का रास्ता अपनाते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, कुछ कुलों में मिश्रित वंश की संभावना हो सकती है, लेकिन ये सबके लिए एक नियम नहीं है। खैर, वंश की बहस जो भी हो, एक बात तो तय है, हूण आक्रमण का असर बहुत गहरा और स्थायी था। इसने राजनीति को बदला, बड़े साम्राज्य की जगह छोटे छोटे राज्य बन गए। इसने युद्ध की रणनीति बदली, घुड़सवार सेना का महत्व बहुत बढ़ गया, सामाजिक ढांचा और भी कठोर हो गया और बौद्ध धर्म के पतन के साथ हिंदू धर्म का एक नया उदय हुआ। यहाँ तक कि वास्तुकला भी बदल गई, जिसमें अब ज्यादा मजबूत और रक्षात्मक किले बनाए जाने लगे। तो अंत में ये कहानी सिर्फ तबाही और बर्बादी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है असाधारण हिम्मत और लचीलेपन की। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक सभ्यता सबसे बुरे तूफान का सामना कर सकती है, बिखर सकती है, लेकिन फिर से उठ खड़ी हो सकती है, और शायद पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में शायद कुछ ऐसा ही है, ये टूटता है पर झुकता नहीं।